हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे क्लासेस इनिशिएटिंग एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं पीजीटी के लिए ज्योग्राफी का, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस कल करा दिए थे और बाकी 40 बचे क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है। सो कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये था कि बॉमडिला जो पास है दर्रा है, ये किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। आज का जो है ये सेशन जो है एक क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 का जो आंसर है वो आंसर सही होगा फर्स्ट। ठीक है। बहुत ही फेमस थ्योरीज हैं जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज करवाई थी क्वेश्चन पेपर की, तो उसके अंदर मैंने ये जो थ्योरीज थी टाइड्स की, मैंने टाइड्स वाली थ्योरीज को भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एक बार फटाफट से मैचअप कर लेते हैं। टेट्राहाइड्रल थ्योरी ये जो है ये ल्यूथियन ग्रीन्स की थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये वैगनर ने दिया था। बी का फोर्थ हो जाएगा। कन्वेक्शन करंट ये होम्स की थ्योरी है। ठीक है। अब माउंटेन बिल्डिंग ये कोबर ने दिया था। तो जो राइट आंसर बैठता है वो बैठता है आपका फर्स्ट। लुथियन ग्रीन्स टेट्राहाइड्रल थ्योरी यानी चतुष्फलक के सिद्धांत ये ग्रीन ने दिया था। तो ए थर्ड, सब में ये ऑप्शन थर्ड ही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये दिया था वैगनर ने। तो आप अगर आप सिर्फ थर्ड और फोर्थ से मैच करेंगे तो ये नहीं होगा, इसके लिए आपको बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए। कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक, आपकी एनसीईआरटी में जब वैगनर खत्म होता है उसके बाद हैरी हैस स्टार्ट होता है, हैरी हैस का टॉपिक, और फिर उसके बाद में होम्स का भी टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अगर टॉपिक वाइज आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये। ठीक है। यहाँ जो राइट आंसर है वो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर के जो कोड्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर अलग अलग हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। आप चाहें तो उसका आंसर पूरा उसी तरह देख के मार्क कर सकते हैं। जब आप आंसर के मैच करेंगे तो मैंने इस पेपर के अकॉर्डिंग आंसर के बनाइए, आप उनको प्लीज़ इन क्वेश्चंस के थ्रू मैच कीजिएगा अपने आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है। अगर सेम है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो जो डिफरेंट आंसर हैं उनको पढ़ के उनके की वहाँ निशान आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली मार्केवो, ठीक है, मार्केवो बेसिन कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला का बहुत ही फेमस बेसिन है। ऑयल ओपेक ओपेक जो आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, पेट्रोलियम संगठन देशों का, इसमें आता है वेनेजुएला। तो ये क्वेश्चन वहीं से है। ठीक है। भारत का ट्रेड जिन राज्यों से होता है, बेसिकली ये ट्रेड वाले चैप्टर में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113, निम्नलिखित में से 31 दिसंबर को सबसे अधिक प्रकाश की जो अवधि है वो कहाँ पर होगी? तो 21 दिसंबर, जैसे कि मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि इस साल जो 21 दिसंबर है वो साल का सबसे छोटा दिन माना गया है। लेकिन क्योंकि लोकेशन देख लेते हैं, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और हमारा जो भारत है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो इक्वेटर के पास पड़ता है। तो इसलिए इसमें जो दक्षिणतम बिंदु होगा उसी पर जो है सनलाइट की जो है अवधि सर्दियों में ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ये तिरुवनंतपुरम, इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक साक्षरता दर अंकित की गई? तो साक्षरता दर तो आपको पता ही है कि केरल इसमें नंबर 1 है। साक्षरता दर और सेक्स रेशियो दोनों में केरल ही नंबर 1 पे है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट डोमिनेंट इन मेडिटेरेनियन रीजन? मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहाँ पे किसी तरह की क्रॉप नहीं उगाई जाती, वहाँ पे बागानी खेती होती है, जिसको हम बागानी फसलें कहते हैं। ठीक है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, अंगूर हो गए, संतरे वगैरह हो गए, जिनसे शराब ज़्यादा बनती है, तो ये वहाँ पर होते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है। भूमध्य सागर के आसपास वाला रीजन, जलवायु प्रदेश आपने पढ़ेंगे कोपेन के, ये वहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 116, निम्नलिखित विश्व प्रदेशों में से किसमें अधिकतम सूर्य तप की मात्रा जो है वो प्राप्त होती है? तो ये अभी जो आपकी टेबल आ जाएगी, उस टेबल में आप जब जाके देखेंगे तो कहने के लिए जो इक्वेटर है इस पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो धूप प्राप्त होती है वो विषुवतीय, आई एम सॉरी नॉट विषुवतीय, इट्स सब ट्रॉपिकल को उपोष्ण प्रदेश कहेंगे हिंदी में, सब ट्रॉपिकल रीजन इंग्लिश में। तो 116 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 117, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह? तो पहला सबसे बड़ा ग्रह मैंने कल ही अपने वीडियो में क्लियर कर दिया था, जुपिटर है। अगर हम साइज में देखें तो, अगर हम घनत्व में देखेंगे तो अर्थ है। तो यहाँ पर साइज में पूछा गया तो पहला जुपिटर है। ठीक है। लेकिन आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर है सैटर्न, शनि। ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 का जो आंसर है ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। क्रॉनिकल अगर आपके पास है, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता रही हूँ, आप क्रॉनिकल उठाएंगे तो क्रॉनिकल के अंदर वहाँ पे पीछे की बैक साइड में जब आप जाएंगे जहाँ पर उन्होंने वो क्वांट्स और स्टैट्स को एक्सप्लेन किया हुआ, यानी जहाँ पर उन्होंने ढाल वगैरह बताया हुआ, तो उसमें आप जाके देखेंगे कि नतोदर ढाल, इस पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है, ठीक है,
या कह सकते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन है यही पूछा है कि दूर दूर कहाँ पर होंगी, तो ये उन्नतोदर ढाल यानी कॉनकेव में कॉन हाँ जी, तो मैंने बोला सही है हिंदी में, मेरे ख्याल से इंग्लिश में बोल देते हैं पहले। कॉन्वेक्स स्लोप है तो कॉन्वेक्स को उन्नतोदर ढाल, डेफिनेटली उन्नतोदर सही बोला था मैंने, तो उन्नतोदर ढाल ही बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेशनल हाईवे 1, ये आपका क्लास 12 की जो है NCERT है, क्लास 12 NCERT इंडिया वाली जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। NH हाईवे दे रखे हैं। ठीक है, सड़क महामार्ग, जल महामार्ग। जल महामार्ग में हल्दिया पत्तन वाला जो है जिसके अंदर 900 स्टीमर चलेंगे। अभी अभी एक करंट अफेयर आया है उसके ऊपर, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है 2। नेशनल हाईवे 1 राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1 अमृतसर से दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में लिथिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है ये अवसादी चट्टानों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होती है। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो इनमें से आप देख लीजिए कौन सी रॉक जो है वो सेडिमेंट्री है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें लाइम स्टोन यानी जो चूना पत्थर है वही सेडिमेंट्री है। बाकी जो आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये आपके जो एग्जाम्पल है अलग अलग चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। अभी इनसे भी एक क्वेश्चन रिलेटेड आ गया है तब मैं वहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि GSAT 6A को भारतीय स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रक्षेपित करने के लिए सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज करेक्ट फॉर लॉन्चिंग GSAT 6A अंडर इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत GSAT 6A को हमने कब भेजा था? तो इसकी डेट है 29 मार्च 2018, ये इसी साल भेजा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि द्वितीय क्रिया में लगे हुए श्रमिकों को किस वर्ग के या किस प्रकार के कॉलर जॉब में रखा जाता है? तो द्वितीय प्रकार के हो जाएंगे नीले कॉलर वाले। ठीक है, एक बार आप सारे कॉलर्स का ध्यान रख लीजिए फटाफट। रेड कॉलर वाले प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, प्राथमिक सेक्टर में आएंगे। ब्लू कॉलर वाले सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। व्हाइट कॉलर वाले टर्शियरी सेक्टर में आएंगे और गोल्ड कॉलर वाले क्वीनरी सेक्टर, इसको हम क्वाटरनरी सेक्टर या चतुर्थ क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 को देख लीजिए। स्थिर अनुपातिक सिद्धांत। ठीक है, स्थिर अनुपातिक सिद्धांत द्वारा महासागरीय जल की लवणता की गणना के लिए निम्नलिखित लवणों में से सामान्यतः किसको लिया गया है? आप जो अपनी NCERT उठाएंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी फर्स्ट वाली जो बुक है, इंडिया वाली नहीं, फर्स्ट वाली वर्ल्ड वाली, जब उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक टेबल दी हुई है जिसमें जो सॉल्ट टाइप्स हैं वो दिए हुए हैं, और उन सॉल्ट टाइप्स में जो कंसनट्रेशन है, ठीक है, वो क्लोरीन का ज़्यादा है, सबसे पहले क्लोरीन है, उसके बाद सोडियम है। तो ये जो आंसर है यहाँ पर क्लोरीन वाला, ये इसमें क्लोरीन और सोडियम के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मैं अगर NCERT को सोर्स मानूँ तो NCERT में जो ज़्यादा मात्रा दी गई है वो क्लोरीन को दी गई है। ठीक है, लेकिन अपने जितनी भी हम लोगों ने स्टडी की है अब तक उसमें हम ज़्यादातर नमक में सोडियम को ही लेकर चलते हैं लवणता के बेसिस पर। तो जो आंसर है यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन सजेस्ट करूँगा, आइदर 1 और 2 सही होना चाहिए। ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो क्लोरीन को होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। अवर्धन चक्र द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूसेस द रॉक पार्टिकल साइज बाय इरोजन? तो इसका सही आंसर है सन्निकर्षण, एट्रिशन। आपको पता होना चाहिए कोरोजन, सस्पेंशन और एट्रिशन, ये चारों चीज़ें क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। एक और आ जाता है प्लकिंग। जो प्लकिंग होती है वो केवल ग्लेशियर्स में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 पे आया था। क्वेश्चन 125 पूछ रहा है, पृथ्वी पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम अश्वाक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो प्रेशर बेल्ट अगर आपको ध्यान हो तो कुछ इस तरह बनती है। आपकी NCERT के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है, वहाँ एक क्लियरली लिखा हुआ है उपोष्ण उष्ण, हाँ, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है इसको हॉर्स लैटिट्यूड वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जाके वो डायग्राम भी स्टडी कर सकते हैं। क्लास NCERT 1 क्लास NCERT फर्स्ट वाली 11th क्लास की। फिर अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता करना चाहिए कि क्या है। मापने वाला जो है, अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को अच्छे से स्टडी किया है तो ये क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मापने का जो क्वेश्चन हम जानते हैं, एक अनुपात होता है मैप लोकेशन का। ठीक है, अर्थ लोकेशन से, अर्थ पर 2 स्थानों की जो दूरी होती है उसको जब मैप पर दिखाते हैं तो उसके बीच का जो आंसर रहता है वो होता है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर
तो जैसे मैंने भी बोला, रिलेटिव जो ये जो स्केल है, स्केल का तो सही आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो देखिए डी का सभी में सेकंड आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो यहाँ से आप आउट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को अगर हम कंसिडर करें तो हम किसको कंसिडर करेंगे, फिर देखिए एब्सोल्यूट डिस्टेंस। एब्सोल्यूट डिस्टेंस का आंसर होगा थर्ड। मेजरमेंट ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कनेक्टेड है। अगर आप इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डेफिनेशन में देखेंगे तो यही डेफिनेशन दिखाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन लेके चलूँ ए थर्ड और डी सेकेंड, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए थर्ड और डी सेकेंड, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर ये क्वेश्चन आया था, ये पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 के KVS में भी आया था। इसमें उन्होंने पूछा था कि 1 nth किसे शो करता है। ठीक है, तो ये रैंक साइज रूल के ऊपर बेस्ड है। अगर आप वो वीडियो जाके मेरे देखेंगे तो आपको इसका आंसर सही मिल जाएगा। सोल्यूशन इसका आएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो आप 1/5 यानी 1/5 से 1/5 इंटू 10 लाख आप वहाँ पे रख दीजिए, पुट कीजिए, सोल्यूशन यही आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, द स्टडी ऑफ लैंड से ये जो बुक है ये RJ स्मॉल की बुक है। तो बुक लिस्ट जो क्रॉनिकल में दे रखी है आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके लिए आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। हाँ, एक और बात, मुझसे आज एक सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है कमेंट में कि जो बुक्स हैं वो बुक लिस्ट जो है, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है बुक लिस्ट के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। और जो बुक्स हैं, कभी भी आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, जैसे माजिद हुसैन की ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं हम, अगर आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ रहे हैं थॉट वाली, ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है, तो जब आप ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के पीछे एक रेफरेंस लिस्ट दी हुई होती है, उनमें भी कई तरह के नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो भी चेक करते हुए चल सकते हैं, वहाँ से भी आप कई बुक्स जो है इंपॉर्टेंट जो आप अक्सर एग्जाम में देखते हैं आप उनको तैयार कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये स्टेट्स और सेक्स रेशियो एज पर स्टेट्स। तो मैंने बोला था सेक्स रेशियो में भी केरला टॉप पर ही है, तो यहाँ पे केरला बी है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो है 1084, तो केरला का सेक्स रेशियो हो जाएगा 1084। आफ्टर दैट केरला का आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बी का हमारे अकॉर्डिंग थर्ड आंसर होना चाहिए, तो बी का थर्ड आंसर किस में है, केवल थर्ड में है। अब सॉरी, बी का आंसर जो फोर्थ होना चाहिए, तो बी के यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ यानी फर्स्ट में भी और यहाँ फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो फिर अगर कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा तो वहाँ पे मैंने वहाँ बताया होगा कि तमिलनाडु की 1995 है, क्योंकि ठीक है तमिलनाडु की 1995 है, तो तमिलनाडु की सी यानी फर्स्ट, तो डी थर्ड होना चाहिए, सॉरी बी जो है वो फोर्थ होना चाहिए, और जो तमिलनाडु यानी जो सी है वो फर्स्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं सी फर्स्ट किस में है, तो सी का फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ फोर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप देखना चाहें तो केरला के बाद पुडुचेरी आता है, तो पुडुचेरी का आंसर जो है ए जो है वो थर्ड होना चाहिए, जो ए है थर्ड वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, लेकिन मैंने ए थर्ड से इसलिए मैच नहीं करा था क्योंकि ऑप्शन सेकंड में भी ये जो दो चीज़ें वो मैच हो रही हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 129 है जिसमें राज्य को लिंगानुपात से मैच करवाना है, उसका सही ऑप्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर जो है वो फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 129 आंसर नंबर 4। ठीक है, देन हम 130 पे आते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए क्वींसलैंड का जो कोस्ट है उसके किनारे पे पाया जाता है, बहुत फेमस जगह है ये। ठीक है, काफ़ी पढ़ते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, तो जब कभी ग्रेट बैरियर रीफ का जिक्र होता है तो वहाँ पे क्वींसलैंड आपने बहुत बार सुना होगा। ये आंसर तो मेरे ख्याल से देखते ही टिक लगा देना चाहिए था स्टूडेंट्स को। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से किसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो किस राज्य की जो है सीमा वो 3 राज्यों से मिलती है, वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछे कि सबसे लंबी सीमा किसकी, तो बांग्लादेश के साथ होती है हमारी, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो फिलहाल ये होगा सिक्किम। सिक्किम का जो बॉर्डर है, ठीक है, सिक्किम का बॉर्डर चाइना, नेपाल और भूटान 3 देशों से मिलता है। ओके, अगर ये पूछा था कि सबसे लंबा बॉर्डर हम किसके साथ बनाते हैं, तो हम बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। जब धरातल पर दो स्थानों की दूरी 500 किलोमीटर है और मानचित्र पर 25 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का जो है वो सही होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इस राइट ऑप्शन इसका होना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो सही आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेशन भी इसकी करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी ब्लर है, मैं इसे रीड आउट कर देती हूँ पहले, आप इसको देख लीजिएगा। मुझे आई एम सॉरी फॉर दिस, बट अवेलेबल यही हो पाया क्वेश्चन पेपर, तो देख लीजिए। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ के फिर मैं हिंदी में बता देती हूँ ताकि आंसर बहुत ईजी है इसका। लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर। ठीक है, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं।
यानी आइसोबार, इसीलिए इन्होंने इसको हिंदी में ना लिखे, इंग्लिश में भी आइसोबार ही लिखा है कि अगर समदाब लिख दिया जाता तो दाब से दाब मैच करके स्टूडेंट्स को टिक कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। मैंने बोला था नियो डिटर्मिनिज्म हो जाए चाहे वो रुको और जाओ निश्चयवाद है, वो दोनों किसने दिए थे, ग्रिफिथ टेलर ने दिए थे। तो देख लीजिए दो क्वेश्चन इन्हीं को स्टेटमेंट को मर्ज करके या कह सकते हैं ट्विस्ट करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो मैं पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ दूँ। ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसौर, अभी जो क्वेश्चन लास्ट में वीडियो मैंने सॉल्व करवाया था कल वाली वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर की स्थिति में होते हैं। ठीक है, और उपसौर में पास होंगे। तो जब पास होंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। उपसौर को इसने डायरेक्ट नहीं पूछा, कैसे पूछे, जब वो पास होंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है 147 मिलियन। अगर ये माइल्स में होता तो 91 माइल्स होता है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड। तिस्ता रिवर अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। सो तिस्ता हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र में है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ये कुमाऊं हिमालय को नेपाली हिमालय से जो अलग करती है वो भी तिस्ता रिवर ही करती है, काली तिस्ता। तो इनको भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देन है क्रिस्टलाइजेशन इज सीन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीकरण की जो अभिक्रिया है जिसमें क्रिस्टल बनते हैं, तो आपको पता होगा जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानों में ही क्रिस्टल बनते हैं। अब शादी में लिथिफिकेशन होता है, जो क्रिस्टलीकरण की जो अभिक्रिया है वो आग्नेय चट्टानों में होती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आग्नेय चट्टानों से है, क्वेश्चन नंबर 137 में, और इसका जो सही आंसर है वो है बेसाल्ट। हम सभी जानते हैं कि आग्नेय चट्टानें जो बेसाल्ट बनाती हैं। ठीक है, बाकी जो अदर तीनों ऑप्शन है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के आपको दिए हुए हैं। ऐसे वहाँ पर जो तीनों ऑप्शन थे वो आग्नेय चट्टानों के आपको दिए होते। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाता है वो बेसाल्ट हो जाता है। बेसाल्ट रॉक्स के अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है। आपके रॉक्स वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए कम से कम, प्लीज़ उसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल रीड फॉर इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। पहले मैं हिंदी के लिए पढ़ देती हूँ कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किन के द्वारा, ठीक है, किन के द्वारा बहुअपर्दन, एक सेकेंड, हाँ, तो जिस बहुअपर्दन के द्वारा जो नदी वेदिका बहुअपर्दन जब होता है यानी दो नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, मल्टी साइक्लिक इरोजन जो होता है, जब बहुत सारी नदियाँ एक साथ मिलकर बनाती हैं, कह सकते हैं एक ही नदी एक जगह से बार बार एक कोर्स रिवर का पूरा करके निकलती है तो वो क्या बनाती है, तो ऐसे में जो बनते हैं वो रिवर टेरेसेस बनती है यानी नदी वेदिकाएँ बनती हैं। आपने कोई डायग्राम भी देखा होगा ऐसा, यहाँ पे प्रॉपर बन नहीं पाए, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो नदी वेदिका बनती है इससे। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन द मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड। मालदीव जो आइलैंड है, ठीक है, वो इंडियन ओशन में है। ठीक है, मालदीव जो आइलैंड है वो इंडियन ओशन में है और ये हमारा एक पड़ोसी देश भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन। हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जो समुद्री देश हैं, एक श्रीलंका और एक ये। ठीक है, अगेन स्पॉट प्रोग्राम से दूसरा क्वेश्चन आया था कि जो इसका लॉन्च हुआ था यूरोप के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर स्पॉट 1 का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था। तो ये जो है स्पॉट 1, ठीक है, स्पॉट 1, 2 और 3 लगातार 1986 से रिलीज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चंबल नदी निम्नलिखित राज्यों में से किस समूह से होकर गुजरती है। चंबल नदी का आपको कोर्स बताना है कि वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश से तो ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सारगेसो सी, वैसे सारगेसो सी का जो फिनोमिनन है आप सविंदर सिंह अगर देखेंगे तो उसमें आपको 2-3 सागरों में मिलेगा, लेकिन जो सबसे अच्छा जो डेवलप होता है ये अटलांटिक महासागर के उत्तर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर के उत्तर में ही सबसे अच्छा डेवलप होता है। तो 142 का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन सही होगा 3rd, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे। सारगेसो एक घास होती है जो चारों तरफ जो गल्फ स्ट्रीम वगैरह हैं इनके सर्कुलेशन की वजह से एकदम स्टैटिस्टिक हो जाती है। ठीक है, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है। एक्सल में तो ये 104 डिग्री से 140 डिग्री है जो रियल आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसके आसपास का आंसर है और आपके एनसीईआरटी में मिलेगा आपको ये ऑप्शन नंबर 3, 105 से 145 डिग्री। समुद्र तल प्रसार, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये हैस ने दिया था। तो देख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुके हैं। एक क्वेश्चन तो वैगनर वाला था जिसमें वो मैच द फॉलोइंग का था, एक क्वेश्चन वो कितनी प्लेट्स हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही चैप्टर में जा रहे हैं। तो जो चैप्टर मैंने अपने सिलेबस वाली बुक में बताए थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
ये टॉपिक्स वहीं से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो उसको मैच कर सकते हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई है। अब अगर आंसर की में भी हो जाती है सो इट विल बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी। बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी का हम उल्टे चम्मच की एक आकृति होती है, इसको हम ड्रमलिन बोलते हैं। हिमनत का कार्य में आती है, ठीक है, ड्रमलिन के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या होता है 145 का सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 146 पर आते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति में कमी का कारण क्या होता है। तो दुर्बलता मंडल यानी जैसे हम आगे जाते हैं तो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर है। तो जैसे ही हम इनके आगे जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इनकी बढ़ती जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ठीक है, घनत्व में वृद्धि, कमी तो होती नहीं है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये भूकंपीय तरंगों से रिलेटेड थ्योरी है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने ज्योग्राफी वाले ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन ये डाला होगा, अगर आप में से लोग वहाँ हो उस ग्रुप में जहाँ मैं वीडियो शेयर करते हैं, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला था। तो इसका रियल आंसर है HF डीन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। देन हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लोकेशनल ट्रायंगल। तो लोकेशनल ट्रायंगल के जो कंसेप्ट है हम वेबर के कंसेप्ट में देखते हैं, जो वहाँ उन्होंने 3 ट्रायंगल की आइसोटीम की जो वो बात करते हैं वो यही बात करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए जो उन्होंने दिया था मटेरियल इंडेक्स, वही लोकेशनल ट्रायंगल के बेस पे ही दिया था। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नेट फोटोसिंथेसिस। नेट फोटोसिंथेसिस ये साइंस का क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं कहूँ तो, नहीं तो इसको हम बायोजोग्राफी जिसको बोलते हैं, ये वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4th। ठीक है, पौधों में पूर्ण प्रकाश संश्लेषण, मैं पहले हिंदी में पढ़ दूँ फिर मैं इंग्लिश में बता दूँ फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे कट रहा है वो फिर फोटो। टोटल फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन, यानी पौधे में पूर्ण प्रकाश संश्लेषण और प्लस रेस्पिरेशन, यानी श्वसन का योग। ठीक है, तो 4th आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, 4th आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, द रिवर कृष्णा ओरिजिनेट्स नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बहुत ही फेमस नदी है ये। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी का एक चैप्टर आपके इंडियन ज्योग्राफी जो है भारत का भूगोल क्लास 11 का, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो गोदावरी है, ठीक है, उसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नदी आ जाती है वो कृष्णा हो जाती है। तो महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र के आसपास जो पहाड़ियाँ महाबलेश्वर की वहाँ से निकलती हैं। सो विद दिस आई हैव कम टू द रीच टू द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिए। मैं जहाँ तक होता है टाइटल वगैरह मैं सब ऐसे ही रखती हूँ कि जितना यूज़र उसको सर्च कर सके, तो वो जितना हो सके वो सर्च में ऊपर आए। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसा करा रहे हैं, बट मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो मैं बस ये चाहूँगी कि आप कंपैरिजन आपका डेफिनेटली आपको करना ही है कंपैरिजन, कि आपको कौन बेटर लगता है कौन नहीं। बट कहना मेरा यही होगा कि जो भी मैंने सोर्स लिए हो, मैंने ऑथेंटिक सोर्स लिए हैं। तो बेटर यही होगा कि आप जो भी कंसिडर करें, आप नेट को, आप बुक्स कंसिडर करें या आप अदर चैनल्स को कंसिडर करें, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि आप गूगल को कंसिडर मत कीजिएगा। ठीक है, गूगल के जो आंसर होते हैं उसे कोई भी ऑथेंटिक नहीं मानेगा। खासकर KVS जिसका जो सिलेबस है वो NCERT बेस्ड है, और NCERT खुद अपने आप में ही गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया गया एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग इसको तैयार करते हैं। तो NCERT के जो आंसर्स होते हैं वही जो है अल्टीमेटली एज अ सोर्स उसको माना जाता है। तो प्लीज़ आप ये सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और बहुत जितने भी लोगों को आप एक्सपीरियंस मानते हैं जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको ये सजेस्ट करेंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, एक और छोटा सा वीडियो आज शाम तक या कल तक ये अपलोड कर दूंगी मैं। अभी मुझे ज़रा डेटा नहीं मिल पा रहा है। अगर आप में से किसी के पास डेटा है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई, सो प्लीज़ मुझे बताइए वो डेटा, ताकि फिर मैं एक जो वीडियो की डिमांड की जा रही है कि कट ऑफ किया जाएगी, मैं उसका एक जनरलाइज व्यू दे सकूँ। ठीक है, और एल्स मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, कल तक एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे कि कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है इसकी। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप माय वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। डोंट लूज पेशेंस। जो मेहनत की है, अगर आपकी मेहनत सही दिशा में थी तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।